सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आप सभी का +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन 2 अधिकारों पर चल रहे थे। अब तक हमने जाना कि अधिकार क्या है, अधिकार का हमारे जीवन में क्या महत्व है। उससे पहले हमने अधिकारों की पृष्ठभूमि जानी थी। तो जो आज का पाठ हम बना रहे हैं उसमें हम स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, स्वतंत्रता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं हो तो आप एक पिंजरे में बंद पक्षी से अधिक नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार ही हमें अधिकार देता है कि हम आज़ादी से कहीं भी आ जा सकते हैं, पूरे भारत में कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी तरह की नौकरी कर सकते हैं। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण अधिकार है। आइए अब जानते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर विस्तार से। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज जो हम देखेंगे वो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए, सबसे पहले उस अधिकार को शुरू करने से पहले आप अपनी एक राय देंगे। ये राय आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देनी है। आपसे बुक में ही दिया हुआ ये पूछा जा रहा है बच्चों से कि अगर आप न्यायाधीश होते और आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती तो आप क्या निर्णय देते। ये एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से जज के पास आता है एक समुदाय की समस्या। देखिए, उड़ीसा के पुरी ज़िले में एक प्रथा प्रचलित है जिसके अंतर्गत की जब भी उच्च जाति के किसी व्यक्ति का विवाह होता है तो दलित समुदाय के व्यक्ति को दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते हैं और उस पानी को पीना पड़ता है और जूठन को खाना पड़ता है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने इस प्रथा को मानने से इनकार कर दिया। तो इसका बदला लेने के लिए जो उच्च जाति के समुदाय है उन्होंने 4 महिलाओं के साथ मारपीट की और उन्हें निर्वस्त्र घुमाया। तो अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि अगर आप जज होते तो आप क्या इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते। देखिए, ये मौलिक अधिकारों का हनन है। तो आपका निर्णय क्या होगा कि ये प्रथा जारी रहनी चाहिए या समाप्त होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का अपना स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 19 को। जो अनुच्छेद 19 है, देखिए, वो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। सबसे पहली क्या है, पहले 7 थी लेकिन अब सिर्फ 6 ही है। तो सबसे पहली स्वतंत्रता क्या है, देखिए, बोलने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी सभा करें, उसमें कुछ भी बोलें, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। दूसरा, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। देखिए, पहला जो आपको दिया है वो बोलने की स्वतंत्रता। चाहे आप सरकार की किसी बात आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उसके ऊपर बोल सकते हैं। दूसरा है, आपको कोई सभा करनी है, कर सकते हैं लेकिन बिना हथियारों के। बिना हथियारों के आप भारत के किसी भी भाग में कोई सभा में भाग लेने के लिए, उसमें बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। तीसरा क्या कहता है, आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप किसी भी प्रकार का शिक्षा से संबंधित, धर्म से संबंधित, जाति से संबंधित संघ बना सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है। चौथा क्या कहता है, देखिए, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में किसी भी स्थान पर आ और जा सकते हैं आसानी से, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। पांचवा क्या कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। लेकिन पहले अपवाद था जम्मू और कश्मीर, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बन गए तो आप वहाँ भी अब मकान खरीद सकते हैं। तो जो पहले था उसके अंतर्गत आप देश के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, बस सकते हैं, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन अब जम्मू कश्मीर, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो आप वहाँ भी अब
जा सकते हैं आसानी से। जो छठी चीज़ संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया है, इसे अब वैधानिक अधिकार बना दिया या विधिक अधिकार जिसे हम कहते हैं वो बना दिया, कानूनी अधिकार बनाया गया। जो सातवीं है वो कहती है कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आप अपना जीवन चलाने के लिए कोई भी आर्थिक कार्य कर सकते हैं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे कोई छोटा मोटा दुकानदारी हो, कुछ भी हो, आप वो सब कर सकते हैं। देखिए जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो पहले भाग में आगे बोलने की स्वतंत्रता में, आप मीडिया में, न्यूज़पेपर में कितनी तरह की खबरें देखते हैं, तो उन्हें छापने से पहले उन्हें सरकार की कोई अनुमति लेनी आवश्यक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 19 में कही गई हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अनुच्छेद 20 हमें क्या स्वतंत्रताएं दे रहा है, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। तो देखिए 20 हमें क्या कह रहा है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। पहला क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सज़ा मिल सकती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चोरी की है या किसी के साथ मारपीट की है, तो एक अपराध के लिए उसे सिर्फ एक ही बार सज़ा मिलेगी, ये नहीं होगी एक चोरी के लिए उसे 2 बार सज़ा मिल जाए। दूसरा क्या कहता है, देखिए इसमें अपराध करने के समय में जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, ना कि पहले और बाद वाले कानून के तहत। मतलब आज भारत में जो कानून लागू है उसके अंतर्गत ही अपराधी को सज़ा मिलेगी। ये नहीं है किसी बैकडेट के कानून पे या आने वाला कोई नया कानून है उसके ऊपर सज़ा उसे मिलेगी। तीसरा क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई अपराध होता है, उसका कोई विटनेस ही नहीं है, तो आप उस व्यक्ति को अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 20 में कहा गया है। अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों की दोष सिद्धि से है। अब देखते हैं अनुच्छेद 21 हमें क्या स्वतंत्रताएं दे रहा है। देखिए अनुच्छेद 21 जो है वो आपके प्राणों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और दूसरा शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब आपको हक है पूरा जीवित रहने का, आपको अपनी जान को कहीं खतरा लगता है तो आप पुलिस प्रोटेक्शन ले सकते हैं, उससे आपको वंचित नहीं किया, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा भी कानून के अंतर्गत ही हमारे संविधान के अंतर्गत ही आती है। दूसरा क्या है 21 का, ये अब जोड़ा गया है 86वें संशोधन द्वारा 2002 में। ये क्या कहता है, जितने भी बच्चे 6 से 14 वर्ष तक की आयु के हैं उन सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अब हम अगला देख लेते हैं अनुच्छेद 22। देखिए अनुच्छेद 22 हमें किस तरह की स्वतंत्रता देता है। देखिए अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाता है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। सबसे पहले उसे हिरासत में लेने का कारण बताना होगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरी, 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा। तीसरी, उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके ये 3 अधिकार हैं। सबसे पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा पुलिस को। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा। तीसरा, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का उसका पूरा